बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर को किस तरह चार्ज किया जाता है और कैपेसिटर को डिस्चार्ज किस तरह किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टाइम कांस्टेंट का, कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो पहले आ जाते हैं चार्ज, फिर बाद में आएंगे डिस्चार्जिंग पे। तो चार्जिंग बहुत सिंपल सी बात है, कैपेसिटर को चार्ज करना, उसके प्लेटों पे चार्ज लाना, इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग। तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो सर्किट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह है। उसमें क्या होगा, एक रेजिस्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। ये रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, और एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस सी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया है। बैटरी का वोल्टेज फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ V0 है, V0 है। और यहाँ पे मैं की लगा लेता हूँ, स्विच लगा लेता हूँ। तो ये सारा सा सर्किट है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। अभी ये रेजिस्टर क्या चीज है, रेजिस्टर आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे। रेजिस्टर एक ऐसा आला है जो किसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है, उसको लिमिट करता है। जैसे एक पाइप है, उसमें बहुत सारा पानी बह रहा है, तो आप चाहते हो कि पानी को कंट्रोल करो, तो आप दरम्यान में वाल लगा देते हो। पर जितना आप ज्यादा वाल को क्लोज करेंगे, उतनी उसकी वाल की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, पानी का बहाव उस पाइप में कम होता जाएगा। तो अगर हम लोगों ने किसी वायर में करंट को कंट्रोल करना है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, रेजिस्टर लगाते हैं। तो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, सी है, और ये स्विच है। अभी देखिए यहाँ पर, इनिशियली जब हम लोगों ने की को क्लोज नहीं किया, जब की को क्लोज करते हैं उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टी इज इक्वल टू 0। उसके बाद 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड टाइम चलता रहता है। जैसे ही मैंने स्टॉप वॉच को ऑन किया और उसी दौरान हम लोगों ने की को क्लोज किया, इस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टी इज इक्वल टू 0। उसके बाद एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा, टाइम गुजरता जाएगा। तो याद रखिए, टी इज इक्वल टू 0 से पहले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 था। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या था, बिल्कुल 0। कैपेसिटर खाली था, सही। अब याद रख ले, जैसे ही मैंने टी की क्लोज कर दी, स्टॉप वॉच मैंने फौरन ऑन कर दिया। उसके बाद टाइम गुजरता गया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड चलता गया। तो इस दौरान होगा क्या, कि इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने कई मरतबा देखा है कि किस तरह कैपेसिटर चार्ज होगा। लेकिन कैपेसिटर बहुत कम टाइम में चार्ज नहीं होगा, एकदम से चार्ज नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है। रेजिस्टर करंट के बहाव को कंट्रोल कर रहा है। तो ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ते 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 0 से चलते चलते कहाँ तक पहुंचेगा, V0 तक। बहुत टाइम के बाद जब इसके अक्रॉस वोल्टेज V0 हो गया, तो फिर मजीद इस सर्किट में करंट का बहाव रुक जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा। हम लोग कहेंगे कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। तो अभी याद रखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें डिफाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ Q0 क्या है, ये मैक्सिमम चार्ज है। ये क्या है, मैक्सिमम चार्ज है जो कैपेसिटर की प्लेटों पे आ सकता है। और ये Q0 किसके बराबर है, CV0 के बराबर है। जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V0 हो जाएगा, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, Q0। और Q जो है, ये मैं कहता हूँ इंस्टेंटेनियस चार्ज है। देखिए Q, मैं इस तरह लिखता हूँ QT, इसको मैं कहता हूँ इंस्टेंटेनियस चार्ज। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस चार्ज। मतलब याद रखिए, जैसे आप लोगों ने की क्लोज कर ली, उसके बाद 1 सेकंड के बाद आप चेक करें, 20 सेकंड के बाद चेक करें, 40 सेकंड के बाद चेक करें, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस चार्ज, सही। तो अब याद आते हैं, ग्राफ बनाते हैं कि ग्राफ टाइम और चार्ज के दरम्यान में किस तरह दिखाई देगा। तो इस एक्सिस पे मैं टाइम ले रहा हूँ, इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ टाइम, और उस दूसरे एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ चार्ज। ये चार्ज QT, इंस्टेंटेनियस चार्ज। लेकिन चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू भी तो होगी, इसको क्या कहेंगे, Q0, सही। तो अभी देखिए, मैक्सिमम चार्ज को मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
मैक्सिमम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब याद रख ले ये क्या है, t इक्वल टू 0 है और चार्ज भी 0 है, ये पॉइंट t इक्वल टू 0, चार्ज भी 0। लेकिन जैसे ही मैं ये स्विच को क्लोज करूंगा उसके बाद टाइम गुजरता जाएगा और चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा और ये ग्राफ इस तरह जाएगा, ये ग्राफ इस तरह जाएगा। तो देखिए इनिशियली कैपेसिटर बहुत तेजी से चार्ज हो रहा है क्योंकि प्लेटें खाली है, रिपल्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो जो चार्जेस पहले से मौजूद है प्लेटों पे वो आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करें, तो उसके बाद चार्जेस का बहाव स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। मतलब याद रख लिया, फर्ज करें पहले 10 सेकंड में, हर सेकंड में 20 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, लेकिन अगले 10 सेकंड में ये फिर कम हो जाएगी तादाद। तो याद रखिए हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटर को फुल चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये लाइन जब इस लाइन को टच करेगी तो हम लोग कहेंगे कि कैपेसिटर फुल चार्ज होगा। लेकिन आप इस लाइन को जितना भी खींच लें, ये लाइन इस ऊपर वाली लाइन को टच नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम लोग एक फर्जी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब फर्ज करें कैपेसिटर के प्लेटों पे 100 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैं बहुत फर्जी वैल्यू ले रहा हूँ। तो 98 इलेक्ट्रॉन पहुंचने के बाद जो आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा टाइम लेंगे क्योंकि पहले से जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनकी रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये है चार्जिंग का ग्राफ। अब याद रख लेके यहाँ पे एक इक्वेशन हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर के प्लेटों पे जो चार्ज होगा किसी भी लम्हे पर वो हम लोग किस तरह मापें। तो कैपेसिटर के प्लेटों पे जो चार्ज होगा किसी भी लम्हे पर QT, इसको हम लोग लिखते हैं Q0 1 माइनस e टू रेस पावर माइनस T अपॉन RC, T अपॉन RC। एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जरिए आप किसी भी लम्हे पर चार्ज मालूम कर सकते हो कि कैपेसिटर के प्लेटों पे कितना चार्ज आया है। आपको मैक्सिमम चार्ज चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए और टाइम चाहिए, किस लम्हे पर आप चेक कर रहे हो। तो इस इक्वेशन के जरिए आप ये काम कर सकते हो। ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये कैलकुलस बेस्ड इक्वेशन है। ये हायर क्लासेस में आप देखेंगे, आपके कोर्स में इसकी डेरिवेशन नहीं है। कुछ बुक्स में ये मौजूद है इक्वेशन, कुछ बुक्स में नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको किसी भी लम्हे पे चार्ज चाहिए, आप वो लम्हा यहाँ पे दर्ज कर दो, बाकी क्वांटिटीज मालूम हो उसको हल करके आपको पता चल जाएगा कि चार्ज कितना आ चुका है प्लेटों पे। सही है तक। अब याद रख ले कि ये जो ई एक कांस्टेंट है इसको कहते हैं यूलर कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 2.725, इस तरह एक बहुत इरेशनल वैल्यू है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। यूलर वैल्यू, यूलर कांस्टेंट। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या है, इसको हम लोग टाउ से जाहिर करते हैं। इसी सिंबल से आप टॉर्क को भी रिप्रेजेंट करते थे। और ये आर और सी का प्रोडक्ट है, आर और सी का प्रोडक्ट है। तो टाइम कांस्टेंट हमें क्या बताता है, टाइम कांस्टेंट याद रखिए कैपेसिटर में आप लोगों ने इस सर्किट में जितनी कैपेसिटेंस लगाई है और जितनी रेजिस्टेंस लगाई है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। अभी टाइम कांस्टेंट क्या बताता है, फर्ज करें टाइम कांस्टेंट आप लोगों ने एक सर्किट के लिए मालूम कर लिया और वो आ गया 10 सेकेंड। तो क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब ये है कि 10 सेकेंड में कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाएगा। कितने परसेंट चार्ज हो जाएगा, 63%। अगर एक सर्किट है उसके लिए टाइम कांस्टेंट 15 सेकंड है तो इसका मतलब ये है कि 15 सेकंड में कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाएगा। बकाया उसमें कितनी जगह होगी, 37% जगह होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख लेता हूँ कि द टाइम इन विच कैपेसिटर 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 एक्वायर मतलब हासिल कर लेता है 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। सही, मतलब आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि कैपेसिटर पे जो Q होगा वो होगा
कितने परसेंट होगा? 63% होगा ऑफ क्यू नॉट। सॉरी, मैं इसको कोई और जगह पे लिख लेता हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूँ। कैपेसिटर के प्लेटों पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? 63% ऑफ क्यू नॉट। क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है। सही। तो अभी इसको ग्राफिकली देखते हैं कि इससे क्या मतलब है। देखिए, पिछले स्लाइड में मैं चला जाता हूँ। तो फर्ज करिए मैक्सिमम चार्ज है, सॉरी, मैक्सिमम चार्ज कितना है? ये है मैक्सिमम चार्ज 100%। तो ये तकरीबन क्या होगा? 50% होगा। लेकिन उससे थोड़ा ऊपर आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 63%। तो अगर आप मैक्सिमम चार्ज का 63% मालूम कर लें और इसको यहाँ पे ले आए और फिर इसको नीचे यहाँ पे ले आए, तो ये जो टाइम होगा, यहाँ पे जो टाइम होगा, ये क्या होगा? टाइम कांस्टेंट होगा। यहाँ से अभी ग्राफ पेपर से भी आप मालूम कर सकते हो। मैक्सिमम चार्ज का 63% ले लो और चेक करो कि किस टाइम पे ये 63% आ रहा है, तो ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ तक मेरा ख्याल है कोई ऐसा कोई मसला नहीं होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आर सी की वैल्यू ज्यादा हो या कम हो। देखिए, आर और सी की वैल्यू तो मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर आर और सी की वैल्यू ज्यादा हो, आर सी ज्यादा हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ज्यादा वैल्यू आ रही हो, तो एक ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इस केस में याद रखें 63% चार्ज होने के लिए ज्यादा टाइम ले रहा है। तो ये देखिए, ये लार्ज आर सी है, लार्ज आर सी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है या कैपेसिटेंस ज्यादा है या दोनों ज्यादा है। और ये क्या है? स्मॉल आर सी, स्मॉल आर सी। इस केस में याद रख लीजिए, उसमें पिंक वाले में, कि कैपेसिटर ने 63% चार्ज होने के लिए कम टाइम लिया बनिस्बत नीचे वाले के, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का प्रोडक्ट ज्यादा था, टाइम कांस्टेंट ज्यादा था। तो 63% चार्ज होने के लिए ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो ये था हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटर चार्ज किस तरह होता है। याद रखें, तकरीबन 5 कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट के बाद, अगर फर्स्ट करें टाइम कांस्टेंट 10 सेकंड है, तो तकरीबन 50 सेकंड के बाद, एक खास केस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें कैपेसिटर तकरीबन 98% चार्ज होता है। लेकिन थ्योरेटिकली मैक्सिमम फुल चार्ज होने में कैपेसिटर जो है तकरीबन इनफाइनाइट टाइम लेता है। तो ये थी बात कैपेसिटर के चार्जिंग की। अच्छा, एक यहाँ पे एक और मिसाल बता देता हूँ। फर्ज करिए एक पानी का टैंक है और ये पानी का एक दूसरा बड़ा टैंक है, और ये दोनों टैंक किसके साथ कनेक्ट है? पाइप के साथ कनेक्ट है। और इस टैंक में बहुत ज्यादा पानी है। तो इस टैंक को आप इस तरह समझ ले जैसे बैटरी है, और दूसरे टैंक को आप समझ ले छोटे वाले को जैसे वो कैपेसिटर है। अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट कर लूँ, दोनों को मैं कनेक्ट कर लूँ पाइप के जरिए, तो आप देखेंगे छोटा वाला कैपेसिटर जो टैंक है बहुत जल्दी से भरना शुरू हो जाएगा, वो तेजी से भरना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब इन दोनों का लेवल करीब आएगा, तो फिर बहाव जो है पानी का उस पाइप में बहुत कम हो जाएगा। हम लोग कहते हैं छोटा टैंक जो है पूरा फिल होने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा। मतलब इस टैंक से जो आखिरी कतरा है इस छोटे वाले टैंक में आने के लिए, इसमें हो सकता है इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि दोनों का लेवल बहुत करीब होगा, तो नीचे पाइप में जो पानी का बहाव है वो जो है तकरीबन रुक जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि छोटा टैंक जो है वो पूरा फिल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मतलब अगर छोटा टैंक 50% 20 सेकंड में भर गया, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि छोटा टैंक जो है पूरा भरने में 40 सेकंड लेगा। 40 सेकंड से बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो इसी तरह याद रखिए, अगर कैपेसिटर 63% चार्ज होने में 10 सेकंड ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बकाया 37% के लिए ये कम टाइम लेगा, नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। आप ये भी कह सकते हो कि कैपेसिटर 98% चार्ज होने के लिए कम टाइम लेता है बनिस्बत बकाया 2%, क्योंकि 2% चार्ज जो है वो उस केस में वायरों में करंट बहुत कम हो जाएगा। प्लेटों पे जो इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है वो आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे, तो जो बहाव है उसकी कमी की वजह से टाइम बहुत ज्यादा लगेगा उसमें। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटर 63% चार्ज होने में ज्यादा टाइम लेता है या बकाया 37, तब बकाया 37। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटर 95% चार्ज होने में ज्यादा टाइम लेता है या बकाया 5%, तो आप बकाया 5%।
कैपेसिटर 99% चार्ज होने में ज्यादा टाइम लेता है या बकाया 10%, बकाया 1%, आप लोग ये बकाया 1%। तो अभी चलते हैं डिस्चार्जिंग पे। तो नेक्स्ट चलते हैं डिस्चार्जिंग। तो दूसरा केस है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो अभी कैपेसिटर को डिस्चार्ज किस तरह करेंगे? कैपेसिटर पहले से चार्ज हो चुका है, अभी डिस्चार्ज करना है। तो उसके लिए याद रख लें ये रेजिस्टर है और इसके साथ मैंने क्या लगाया हुआ कैपेसिटर, और ये मैंने लगा दिया एक स्विच, लगा दिया एक की लगा दी, और कैपेसिटर पहले से चार्ज है। कैपेसिटर पहले से चार्ज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? वी नॉट। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? वी नॉट। तो कैपेसिटर पहले से चार्ज हो चुका है, पहले हम लोगों ने इसको चार्ज कर लिया है, और ये की है। और जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा उस टाइम को मैं क्या कहूंगा? टी इज इक्वल टू 0। उसके बाद टाइम गुजरना शुरू हो जाएगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और टाइम गुजरता जाएगा। तो इस केस में आ जाते हैं ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ किस तरह से है? तो देखिए इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ टाइम, इस साइड पे मैं ले रहा हूँ चार्ज क्यू टी, इंस्टेंटेनियस चार्ज, और ये कैपेसिटर पहले से चार्ज हो चुका है क्यू नॉट, और ये कौन सा टाइम है? टी इज इक्वल टू 0 है। लेकिन जैसे ही आप की क्लोज करेंगे कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। पहले इनिशियली कैपेसिटर बहुत तेजी से डिस्चार्ज होगा, क्योंकि याद रखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन बड़ी मजबूरी से बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे आप लोगों ने की क्लोज कर दी उनको रास्ता मिल गया। ये ऐसे है जैसे एक हाल है, उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट बैठे हुए हैं और वो तंग हो गए। जैसे ही तो हाल का दरवाजा खुलता है, सारे स्टूडेंट जो है तेजी से भागना शुरू कर देते हैं, तो हाल तेजी से खाली होता है। यहाँ पे देखिए कैपेसिटर बहुत तेजी से खाली होगा, कैपेसिटर तेजी से खाली हो रहा है। लेकिन याद रखिए आखिर में जब कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो उनको रिपेल करने, उनकी रिपल्शन बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए वो जो इन वायरों में फ्लो करेंगे, डिस्चार्ज होंगे, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए याद रख ले इनिशियली आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज्यादा, तकरीबन 50% से ज्यादा कैपेसिटर बहुत जल्दी खाली हो। और अगर फर्स्ट अगर उसमें आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन रह गए तो उनको रिपेल करने वाला कौन है? तो उसके इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट है। कैपेसिटर फुल डिस्चार्ज कब होगा? जब ये लाइन इस लाइन को टच करेगी। लेकिन याद रखिए आप इसको जितना भी खींच ले ये लाइन नीचे जाएगी लेकिन इसको टच नहीं करेगी। तो यहाँ पे फिर हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं कि इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर फुल डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे भी एक इक्वेशन है कि किसी भी लम्हे पे कैपेसिटर का डिस्चार्ज कितना मालूम करेंगे, और वो इक्वेशन है कि E इज इक्वल टू नॉट, सॉरी नॉट, E इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी, टी अपॉन आर। ये इस इक्वेशन की डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, आपके लेवल का काम नहीं है। ये हायर क्लासेस में आप देखेंगे कि इसको कहाँ से किस तरह डिराइव किया है। तो देखिए अगर आपको आर पता हो, सी पता हो, क्यू नॉट पता हो, तो आप इसमें टाइम दर्ज करो, इस क्वेश्चन कॉल करो, तो आपको बताएगा कि उस लंबे पे कैपेसिटर पे की प्लेटों पे कितना चार्ज रह चुका है, चार्ज रह चुका है। तो अभी आ जाते हैं यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं टाइम। इस तरह चार्जिंग के लिए था, तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए टाइम कॉन्स्टेंट। टाइम कॉन्स्टेंट से मुराद क्या है? इसी को हम लोग इसी टाउ से ज़ाहिर करते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं आर सी। आर और सी को मल्टीप्लाई करो तो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। अभी इस केस में टाइम कांस्टेंट वो टाइम हमें बताता है जिसमें कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो चुका होता है। मतलब इधर एक ग्राफ में ये 50% है फर्ज करें, तो ये 63%। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह लाइन को ड्रा कर लूँ, पैरेलल लाइन, ये लाइन ड्रा कर दूँ, यहाँ पे ले आऊँ और फिर यहाँ पे ले आऊँ, तो ये जो टाइम, ये टाइम होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइम कांस्टेंट। इसमें कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो चुका है, 37% अभी उसने डिस्चार्ज होना है।
तो यहाँ पे फिर वही सवाल पैदा होता है कि कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज होने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है या बकाया 37%। तो सादा सी बात है कि चूंकि डिस्चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो होता जा रहा है, तो कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज होने के लिए कम टाइम लेता है, बकाया 37%, निस्बत बकाया 37% की। हत्ता कि आप ये भी कह सकते हो कि कैपेसिटर 95% डिस्चार्ज होने में कम टाइम लेता है निस्बत बकाया 5%। कैपेसिटर 99% डिस्चार्ज होने में कम टाइम लेता है बनिस्बत बकाया 1%। तो इसका मतलब ये है कि डिस्चार्जिंग के केस में हम लोग कह सकते हैं कि कैपेसिटर की प्लेटों पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 37% बाकी होगा। 37% ऑफ क्यू नॉट, 63% चार्ज चला गया, 37% बाकी। और इस केस में भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर स्मॉल आरसी हो या लार्ज आरसी हो तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं कहता हूँ ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ ये स्मॉल आरसी का है, ये स्मॉल आरसी का है, ये स्मॉल आरसी है और ये जो ऊपर वाला है ये क्या है, लार्ज आरसी। सही। तो ये था कॉन्सेप्ट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग।